वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडीपीडिया। तो आज हम डिस्कस करते हैं 24 अक्टूबर का न्यूज़पेपर एंड एडिटोरियल डिस्कशन। तो इसमें पहला न्यूज़ है कि मोदी और जिनपिंग वेलकम्स बॉर्डर पैक्ट, सीक टू रिब्यूल्ड टाइज। तो जो इंडिया की बॉर्डर पैक्ट हो रही है अभी रिसेंटली इंडिया और चाइना में सिंस 2020 जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी बॉर्डर इशू की, वो कम्स टू नॉर्मलाइज हो गई है। एंड बहुत सारे रीजन्स में जैसे कि गलवान, डैमचौक रीजन में ये नॉर्मल बात फॉलो करने के लिए रेडी हो गए हैं। एंड बहुत सी जगह पे पेट्रोलिंग नहीं हो पाती थी इंडियन फोर्सेस की, तो वहाँ भी पेट्रोलिंग पॉइंट खोल दी गई है। तो आगे भी हम ये डिस्कस करते रहेंगे क्योंकि अभी ये न्यूज़ आता रहेगा हमारे पेपर्स में। तो एक बार मैं इसका लास्ट में आपको ओवरव्यू दे दूंगा शुरू से लेके अंत तक। ओके, तो ध्यान रखेंगे एंड बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। तो सेकेंड न्यूज़ इज जो ब्रिक्स नेशन शुड स्ट्रेंथ फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। ब्रिक्स नेशन है वो स्ट्रेंथ कर सकता है फाइनेंशियल इंटीग्रेशन में। तो इंडिया फेवर्स ग्रेटर फाइनेंशियल इंटीग्रेशन अमॉन्ग द मेंबर कंट्रीज ऑफ ब्रिक्स ग्रुपिंग। इंडिया जो है वो फेवर कर रहा है ग्रेटर फाइनेंशियल इंटीग्रेशन अमॉन्ग मेंबर कंट्रीज ऑफ ब्रिक्स ग्रुपिंग। ठीक है, 16 ब्रिक्स मीटिंग कहाँ हुआ है? कजान में हुआ है। एंड वी वेलकम एफर्ट्स टू इंक्रीज फाइनेंशियल इंटीग्रेशन अमॉन्ग ब्रिक्स कंट्रीज। ट्रेड इन लोकल करेंसी एंड स्मूथ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स विल स्ट्रेंथ आवर इकोनॉमिक ऑपरेशन। जो ये फाइनेंशियल इंटीग्रेशन होगा उससे जो ट्रेड होगा कंट्रीज के बीच में, ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में, तो वो एक लोकल करेंसी के तौर पे होगा, लोकल करेंसी के रूप में होगा, जो कि स्ट्रेंथ करेगा इकोनॉमी ऑफ बोथ कंट्रीज। ठीक है, एंड इसमें इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है कि ब्रिक्स के नेशन कितने हैं। ब्रिक्स में हाउ मेनी नेशंस आर इन देयर? तो ब्रिक्स में पहले ब्राज़ील थी, रशिया थी, इंडिया थी, चाइना थी। हमारे पांच नेशन थे। पहले हमारे चार ही थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। साउथ अफ्रीका ऐड हुई थी हमारी 2010 में। एंड प्रेजेंटली इसमें अभी चार मेंबर और जुड़े हैं। दैट इज ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया एंड यूएई। ये मेंबर्स कंट्रीज हैं, इनको ध्यान रखेंगे आप। तो ये थी हमारी सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़। थर्ड वन इज स्टेट कैन रेगुलेट इंडस्ट्रियल अल्कोहल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट जो है वो रेगुलेट कर सकती है इंडस्ट्रियल अल्कोहल। ठीक है, अपहेल्ड द स्टेट लेजिस्लेचर राइट टू रेगुलेट इंडस्ट्रियल अल्कोहल। अपहेल्ड किया है जजमेंट को 8-1 के मेजॉरिटी से, जो स्टेट लेजिस्लेटर है वो रेगुलेट कर सकती है इंडस्ट्रियल अल्कोहल को। इंटॉक्सिकेंट लिक्विड in entry 8 of the state place in the 7th schedule of the constitution would include industrial alcohol within its ambit। पहले ये माना जाता था कि जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है वो सेंट्रल के सब्जेक्ट में आती है, सेंट्रल लिस्ट के सब्जेक्ट में, बट अभी अपहेल्ड किया गया है कि ये अभी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में आती है अंडर द एंट्री 8 ऑफ स्टेट लिस्ट इन 7th शेड्यूल। ओके, जो कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल को इंक्लूड करता है। And entry 8 gives state power to regulate the production, manufacturing, possession, transport, purchase and sale of intoxicating liquid। ये आपको ऐसे पता है कि लिक्विड ऐसे भी हमारी स्टेट सब्जेक्ट में आती है। एंड कितना अमाउंट जनरेट होता है इससे स्टेट को, एंड स्टेट अर्न करती है इससे। ओके, तो ये है आपकी तीसरी न्यूज़। एंड फोर्थ वन इज साइबर फ्रॉड। तो साइबर फ्रॉड लूजेज कुड अमाउंट 0.7% ऑफ जीडीपी। जो साइबर फ्रॉड से जो अमाउंट लूज होता है दैट इज अराउंड 0.7% ऑफ जीडीपी हो सकता है
मिनिस्ट्री के स्टडी ने बताया कि इंडिया आर लाइकली टू लूज ओवर 1.2 लाख करोड़ ओवर द नेक्स्ट ईयर टू साइबर फ्रॉड। इंडिया जो है 1.2 लाख करोड़ लॉस कर देगा अपना साइबर फ्रॉड में। ओके, साइबर फ्रॉड में अ प्रोजेक्शन मेड बाय इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C विच रन्स अंडर द यूनियन होम मिनिस्टर। जो प्रोजेक्शन मेड किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? वो किया गया है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के द्वारा, जो कि रन्स होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। ओके, अकॉर्डिंग टू द 14C स्टडी, म्यूल बैंक अकाउंट्स आर वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द ऑनलाइन फाइनेंशियल स्कैम। जो म्यूल बैंक अकाउंट होते हैं वो सिग्निफिकेंट हैं, जो कंट्रीब्यूट करते हैं ऑनलाइन फाइनेंशियल स्कैम में। दैट कुड बी ऑफ 0.7% ऑफ कंट्री जीडीपी 0.7% के कंट्री जीडीपी को म्यूल बैंक जो है स्कैम करते हैं। ठीक है, अ मेजोरिटी ऑफ द डिफ्रॉड मनी इज बीइंग टेकन आउट ऑफ द कंट्री। जो ये मनी है वो आउट ऑफ द कंट्री ले जाया जाता है, आउट ऑफ द कंट्री। एंड मोस्ट स्कैम ओरिजिन कहाँ से होती है? मोस्ट स्कैम वो होती है चाइना और चाइनीज लाइक एंटिटीज। ओके, द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आइडेंटिफाइड अराउंड 4,000 म्यूल बैंक अकाउंट ईच डे। 4,000 म्यूल बैंक अकाउंट्स ईच डे आइडेंटिफाई करती है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। ठीक है, 14C has identified 18 ATM hotspot across the country from where the money was fraudulently within withdrawal. Okay, 14C आइडेंटिफाई किया 14 ATM हॉटस्पॉट कंट्री में जहाँ से ये फ्रॉड किए जाते हैं। एंड ये ना कि बस साइबर फ्रॉडिंग से ही होती है, नॉट ओनली थ्रू साइबर फ्रॉड बट ऑल्सो इन लोकल एरियाज टू, लाइक ATM transferring and other as well. ठीक है, the government has identified scam compounds in Southeast Asia countries such as Cambodia, Myanmar and Laos which resembles call center and have emerged as a hub of investment scam. Okay, तो ऐसा जो गवर्नमेंट है वो आइडेंटिफाई की है साउथ ईस्ट एशिया में इसका हब, जैसे कंबोडिया, म्यांमार एंड लाओस में। ओके, तो ये है आपका तीसरा न्यूज़। एंड फ्रॉडर्स इंक्लूडिंग अ लार्ज नंबर फ्रॉम इंडिया विच कॉल्स टू अनसस्पेक्टिंग पीपल फ्रॉम इंडियन मोबाइल फ़ोन नंबर एंड ड्यूप पीपल ऑफ देयर मनी। ठीक है, इंडियंस भी बहुत होते हैं जो साइबर फ्रॉडिंग करते हैं, एंड हमारे कंट्री में साइबर फ्रॉड ऐसे भी बहुत इंक्रीज हो रही है। ठीक है, फोर्थ वन इज साइक्लोन दाना। कहाँ आ रही है? उड़ीसा कोस्ट पे। एंड नेम इज गिवन बाय कतर। दाना साइक्लोन है। ठीक है, एंड ये उड़ीसा कोस्ट पे आ रही है, बे ऑफ बंगाल रीजन में। एंड ये अफेक्ट करेगी वेस्ट बंगाल रीजन को भी। एंड बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं उड़ीसा गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा टू प्रोटेक्ट पीपल। एंड ये उड़ीसा कोस्ट में जो हमारा ये भितरकनिका नेशनल पार्क है ना, भितरकनिका, वहाँ अफेक्ट करेगी मोर। ओके, तो ध्यान रखेंगे ये। बेसिकली इसमें इम्पोर्टेंट है आपका कि कौन से कंट्री ने इसका नाम दिया है दाना नाम, एंड कौन से रीजन में ये आ रही है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, इंडिया क्लोजेस टू फाइनलाइज इंडस्ट्रियल कार्बन टारगेट अहेड ऑफ कॉप मीटिंग। कॉप मीटिंग होनी है अभी कहाँ? अजरबैजान में। दैट इज ऑफ 29th कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग। 28 कहाँ हुई थी हमारी? UAE में हुई थी। एंड 30 कहाँ होगी हमारी? दैट इज इन ब्राज़ील। ओके, ध्यान रखेंगे ये। 26 ग्लासगो में हुई थी। 27 इजिप्ट में हुई थी। ओके, ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ को। In the run up to the 29th edition of Conference of Parties in Baku, Azerbaijan, okay, setting up a compliance carbon market that companies have to ensure that their carbon emission intensity are within the specified limit.
सेटिंग अप किया जा रहा है कंपेलियंस कार्बन मार्केट का, जो कि इंश्योर करेगा कि जो कंपनी की कार्बन इमिशन है वो लिमिट में हो, और दे मस्ट बाय क्रेडिट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव सरप्लस क्रेडिट, जिसके पास ज़्यादा क्रेडिट होगा कार्बन एमिशन का। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है, ओके, एंड वो रिलीज करती है अराउंड 2 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन, एंड उसकी लिमिट सेट हो गई है 1 मेट्रिक टन, बट ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड बहुत सारी चीज़ें वो अब रिलीज करती है 0.5 टन। ओके, तो 1 टन इसका तो बच गया ना, तो वो 1 टन कोई और कंपनी से खरीद सकता है फॉर द पासेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, एज पर अ नोटिफिकेशन बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी इन दिसंबर 2023, इंडिया इज ऑब्लिग टू लॉन्च इट्स कंपेलियंस मार्केट इन द फाइनेंशियल ईयर 25-26। इंडिया जो है वो अपना कंपेलियंस मार्केट ओपन करेगा, लॉन्च करेगा इन फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, जो कि हेल्प करेगा फाइनलाइज करने में इंडस्ट्रियल कार्बन टारगेट कार्बन को। ठीक है, a body called the National Steering Committee for Indian Carbon Market, which is co-chaired by Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, and Secretary, Ministry of Power, is tasked with having direct oversight of the functioning of the Indian carbon market. एक बॉडी होगी जो कि नेशनल स्टीयरिंग कमेटी होगी इंडियन कार्बन मार्केट के लिए, जो कि चेयर किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा, जो डायरेक्ट करेगी फंक्शनिंग ऑफ इंडियन कार्बन मार्केट के लिए कि कैसे इंडियन कार्बन मार्केट फाइनलाइज करेगा अपना। ओके, इंडिया एमिशन कैप्स फॉर इंडस्ट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू बिल्ड ऑन अ एग्जिस्टिंग स्कीम कॉल्ड द परफॉर्म activities and trade scheme, under which industries are expected to meet prescribed energy efficiency target. इंडिया एमिशन कैप्स होगा इंडस्ट्रीज के लिए, जो कि एक्सपेक्ट करेगा बिल्ड ऑन एग्जिस्टिंग स्कीम, जो भी स्कीम उस टाइम पे होगी, कि वो अपना टारगेट अचीव करे एंड प्रिस्क्राइब करे वो एनर्जी फाइनेंशियल टारगेट कि कितना फाइनलाइज करे कि इतने से ज़्यादा हमें कार्बन इमिशन नहीं करना है। ओके, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड ऑन फर्दर न्यूज़, एंड नेक्स्ट वन इज ऑफ एडिटोरियल। ओके, एडिटोरियल डिस्कशन, तो इसमें है ग्रोथ प्रिस्क्रिप्शन। ओके, तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक क्वेश्चन आ सकता है, हु रिलीज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक? दिस इज IMF, and where is the headquarter of IMF? Please answer me in the comment section. Okay, तो इसमें बताया गया है कि the good news that largely pertains to the short term is that a much feared global recession has been averted. The global war against inflation almost won and growth is holding steady. जो ग्लोबल वॉर थी इन्फ्लेशन के अगेंस्ट आफ्टर द कोविड-19, वो हम जीत गए हैं, क्योंकि हम देख रहे थे कि कोविड-19 के बाद बहुत सारे डिस्ट्रप्शन आ रहे थे कंट्री के ट्रांसपोर्ट में एंड इकोनॉमी में, एंड जिसकी वजह से इन्फ्लेशन राइज हो रही थी। बट वो इन्फ्लेशन के टारगेट को हम लोगों ने अचीव कर लिया है एंड उसको मेंटेन कर लिया है, लेकिन ग्रोथ जो है वो स्टेडी है। ग्रोथ क्या है? वो स्टेडी है। ठीक है, तो ग्रोथ स्टेडी है, लेकिन इन्फ्लेशन के टारगेट को हमने अचीव कर लिया है। किसके थ्रू? बाय नॉर्म्स एंड रेगुलेशन। जैसे हमारे कंट्री में RBI वर्क करती है एंड वो मॉनेटरी पॉलिसी निकालती है +-2 की, ओके, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल रहता है। तो हमने वो तो कंट्रोल कर लिया है ग्लोबल लेवल पे इन्फ्लेशन को, लेकिन जो तो ग्रोथ है वो बहुत स्टेडी है। ठीक है, द IMF एक्सपेक्टेड द वर्ल्ड टू ग्रो 3.2% इन 2024। जो IMF ने प्रिडिक्ट किया है वो कि वर्ल्ड जो है वो ग्रो करेगा 3.2% से, जो कि सेम एज 2023 ही था। ओके, फॉर इंडिया के लिए IMF हैज़ मेंटेन इट्स GDP ग्रोथ एस्टिमेटेड एट 7%।
इंडिया के लिए जो IMF मेंटेन किया है GDP ग्रोथ का वो 7% है फॉर 2024 एंड 25, फॉलोड बाय 6.5% फॉर 25 एंड 26। GDP ग्रोथ इंडिया के लिए 2024 एंड 25 के लिए IMF ने प्रिडिक्ट किया है 7%, एंड फॉर द ईयर 2025 एंड 26 के लिए GDP ग्रोथ IMF ने प्रिडिक्ट किया है 6.5%। ओके। A Reserve Bank of India index pegs second quarter GDP growth at 6.8%। जो RBI की एक इंडेक्स पेग्स है वो सेकेंड क्वार्टर में GDP ग्रोथ दिखाई है 6.8% का। इट वाज 6.7% इन द फर्स्ट हाफ। तो हमारा GDP ग्रोथ तो इंक्रीज हुआ 0.1% से, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में ये था 6.7% एंड अभी ये 6.8% है। ओके, सेकेंड क्वार्टर में द फेवरेबल मानसून एंड इम्प्रूव रूरल इनकम्स कुड लिफ्ट द टाइड इन कमिंग मंथ। जो मानसून सेशन है वो लिफ्ट किए हमारा इंक्रीज करने में 6.1 टू 6.7 टू 6.8%। ओके, तो बेसिकली यही थी कि हमारा ग्रोथ परसेंटेज क्या रहेगा, IMF ने क्या प्रेडिक्ट किया है। एंड बहुत सारे एजेंसी है जो प्रेडिक्शन लगाते हैं वर्ल्ड के बारे में, जैसे कि मूडी हो गई, मूडी हमारा, इवन RBI, इवन SBI प्रेडिक्ट करता है कि व्हाट विल बिकम द ग्रोथ ऑफ इंडिया, व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ इंडिया इन द कमिंग ईयर। ओके, तो ध्यान रखेंगे। एंड बहुत सारे पूछ सकते हैं ये चीज़ आपको। मैं रुको एक मिनट, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। आपको इम्पोर्टेंट क्या होगा इस चीज़ में, आपको इम्पोर्टेंट होगा कि आप आज जाके इंडेक्सेस देखेंगे, इंडेक्सेस। ओके, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि IMF हो गई, वर्ल्ड बैंक हो गई एंड मेनी मोर, जो बहुत सारे रिपोर्ट्स निकालते हैं अपने रिपोर्ट्स। तो उस रिपोर्ट का क्या नाम है वो देखें, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज रिलीज बाय, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक तो IMF निकालती है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। एंड रिपोर्ट्स के बारे में आप पढ़ेंगे, इंडेक्सेस की कौन सी इंस्टीट्यूशन कौन से रिपोर्ट निकालते हैं। तो आपका काम है आज यही रहेगा कि आप एक बार देख लोगे ताकि आप क्लियर हो जाओ इन सब चीज़ों में, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं इस पे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन द अदर एडिटोरियल। द सेकंड वन इज सेलिब्रेशन एंड विगिल। ये है कि जो इंडिया में इरिडेट हुआ है कालाजार और दूसरा इन्फेक्शन था हमारा, ये क्या कहते हैं, ट्रैकोमा। ओके, तो उसके लिए है ये। द रिसेंट अचीवमेंट, इंडिया हैज स्ट्रक विथ कालाजार ब्रिंगिंग इट टू द ब्रिंक ऑफ एलिमिनेशन। कालाजार को एकदम एलिमिनेशन के कगार पे इंडिया ने ला दिया है। एंड एज अ पब्लिक हेल्थ इशू को लेके, और विथ एलिमिनेटिंग बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन ट्रैकोमा जो बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन होती है उसको भी कम टू एन एंड ला दिया है इंडिया ने। ठीक है, इट इज़ कंसाइडर्ड द सेकेंड डेडलीस्ट पैरासाइट डिजीज आफ्टर मलेरिया इन इंडिया। जो कालाजार है वो सेकेंड डेडलीस्ट पैरासाइटिक डिजीज है आफ्टर मलेरिया। ओके, इन इंडिया में। ठीक है, इंडिया रजिस्टर्ड 595 केसेस एंड 4 डेथ इन 2023। जो इंडिया ने इरिडेट किया है कालाजार को, उससे हमें ये देखने को मिला है कि इंडिया रजिस्टर किया 595 केसेस, रजिस्टर हुआ 595 केसेस, एंड डेथ कितनों की हुई उसमें, ओनली 4 डेथ इन 2023। एंड दिस रिपोर्ट इज इंक्रीज, क्योंकि 2024 में 399 केसेस रजिस्टर्ड हुए एंड आउट ऑफ विच ओनली 1 डेथ। दैट शो, दिस नंबर शो कि हाउ इंडिया विल
अचीव द टारगेट ऑफ इरिडेटिंग और एलिमिनेटिंग द कालाजार, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि जो इरिडेटिंग है एंड एलिमिनेटिंग है उसमें डिफरेंस है, ठीक है। द कंट्री मस्ट रिटेन दिस अचीवमेंट फॉर अनदर ईयर टू एलिजिबल फॉर WHO सर्टिफिकेट। WHO सर्टिफिकेट के लिए ना ये एलिजिबल हो जाएगी अगर यही रिपोर्ट्स अगर रहा 339 केसेस एंड ओनली 1 डेथ, तो WHO सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो जाएगी इंडिया, ठीक है। एंड एलिमिनेशन एंड इरिडेशन में डिफरेंसेस है, ठीक है। विथ एलिमिनेशन a nation needs to keep with elimination a nation needs to keep the number of cases under a specific limit। एलिमिनेशन अगर करना है कोई भी डिजीज का तो एक नेशन को कीप रखना पड़ेगा वो नंबर ऑफ केसेस अंडर स्पेसिफिक लिमिट। अगर मान लीजिए कि WHO ने लिमिट सेट की है कि 10 केसेस का, तो अगर वो उसको एलिमिनेट करना है तो वो 10 केसेस के अंदर ही उसको रहना पड़ेगा, नहीं तो वो एलिमिनेशन के कगार पे नहीं होगा, ठीक है। विच मीन्स इट सीज टू बी ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम वेयर द इरेडिकेशन नो फर्दर केसेस कैन अकर। और इरेडिकेशन में क्या होगा, कोई केसेस नहीं आएगा, नो फर्दर केस। दैट द रीज़न अभी जो हमारी कंट्री है वो एलिमिनेट कर रही है, क्योंकि लास्ट ईयर 2023 में 595 केसेस आए थे एंड डेथ 4 हुई थी, एंड अभी 2024 में अभी तक 339 केसेस आए हैं एंड 1 डेथ हुई। तो केसेस तो आ रहे हैं ना, अभी तो केसेस आ रहे हैं, तो ये एलिमिनेशन हुई ना। एंड इरेडिकेशन का मतलब कोई केसेस आने ही नहीं चाहिए, ठीक है। Disease eradicating is very challenging and have achieved only with a smallpox। Elimination is no cakewalk। एलिमिनेशन एक केक वॉक नहीं है, लेकिन इंडिया ने वो कर दिखाया है, पर्टिकुलरली फॉर डिजीज दैट डू नॉट हैव वैक्सीन। वैसे डिजीज को जिसके पास कोई वैक्सीन नहीं है, नो वैक्सीन, ओके। आप मुझे बताओगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट लिया था, है ना, एक टारगेट लिया था टू रिमूव एरिडिकेट कालाजार, सॉरी कालाजार बोल रहा हूँ, क्या थी वो, एनीमिया, ओके। दैट इज इन द ईयर 2025। 25 थी या 35 थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे, ओके। एंड ट्रेकोमा जो कि आई डिजीज थी हमारी, कॉज बाय द बैक्टीरिया क्लेमेडिया ट्रेकोमेटिस इज द लीडिंग इन्फेक्शियस कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। ट्रेकोमा है वो लीडिंग इन्फेक्शियस कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस होता है वर्ल्ड में उसका। इंडिया कंट्रीब्यूटेड अबाउट 11.5% ऑफ केसेस ऑफ कालाजार ग्लोबली। इंडिया कंट्रीब्यूट करता है 11.5% ऑफ केसेस कालाजार एंड इन द 1970 और ट्रैकोमा वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर 5% ऑफ ऑल ब्लाइंडनेस इन द कंट्री। ट्रैकोमा वो है वो रिलेटेड है 5% ऑफ एलिमिनेशन इन द कंट्रीज एंड कालाजार जो है वो 11.5% ऑफ वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम होते हैं वो इंडिया से होते हैं 11.5%, ओके। कालाजार एंड ट्रकोमा शेयर अदर कम्युनिटीज, दे हैव क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के अंडर ये आते हैं कालाजार एंड ट्रकोमा। आप मुझे बताओगे कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज कब सेलिब्रेट करते हैं, ऑन विच डे। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, अब मुझे बताओगे कि ऑन विच डे द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज इज सेलिब्रेटेड ऑन, ठीक है। इट वॉज अ सस्टेन्ड गवर्नमेंट रन पब्लिक हेल्थ कैंपेन दैट एड्रेस द डिजीज स्प्रेड एंड इट्स सोशल इम्प्लिकेशन इंक्लूडिंग इनकम, एक्सेस टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ हैबिट दैट फाइनली मैनेज टू क्रैक एलिमिनेशन। ये एक गवर्नमेंट रन पब्लिक हेल्थ कैंपेन था जो कि डिजीज को स्प्रेड को रोका एंड सोशल इम्प्लिकेशन को बताया उसने, एंड इनकम, एक्सेस टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सर्विस गवर्नमेंट को द्वारा दी गई, तभी वो मैनेज हुआ तो क्रैक एलिमिनेशन, ओके। तो ये था आपका सेकंड एडिटोरियल एंड हम स्टार्ट करते हैं अब हम अपना लास्ट आर्टिकल। तो लास्ट आर्टिकल है ये, द मणिपुर क्राइसिस, द इशू ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटी। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है मणिपुर इशू, वो शुरू हुई थी अराउंड मई में 2023 में, एंड रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वो बुलाई थी कम्युनिटीज़ को, जैसे कि
मीती कम्युनिटी, कुकीज and Nagas to resolve the issue and a peace talk between these two community. Peace talk, ठीक है, ये दो कम्युनिटी के बीच में, एंड नागाज जो थे वो दोनों के बीच में एक मेडिएटर का रूप में हेल्प कर रहे थे, मेडिएटर। एंड बेसिकली ये प्रॉब्लम क्यों हुई थी? ये प्रॉब्लम इसलिए हुई थी कि जो वी कम्युनल क्लैश हुई थी वो हाई कोर्ट ने, तो हाई कोर्ट जो थी मणिपुर की, वो 10 ईयर रिकमेंडेशन टू ग्रांट SC स्टेटस टू नॉन ट्राइबल मीटी कम्युनिटी। मीटी कम्युनिटी, ओके। तो SC स्टेटस ग्रांट कर दिया गया था मीटी कम्युनिटी को, जो कि ट्राइबल नहीं थी, जिसकी वजह से जो मीटी कम्युनिटी थी बहुत सारे बेनिफिट हो रहे थे। एंड जैसे कि इकोनॉमी में एंड गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स आ रहे थे तो उनमें ज़्यादा हेल्प मिल रहा था उनको, तो जिसकी वजह से ये जो कुकीज़ कम्युनिटी है उन दोनों के बीच में क्लैशेस शुरू हो गई, ठीक है। इसकी वजह से ये जो मणिपुर क्लैशेस हुई और उसमें डाइवर्सिटी को कैसे पता, बहुत सारे प्रॉब्लम्स राइज हुए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्शन लिया, इंटरनेट शट डाउन हो गया एंड बहुत सारे अदर प्रॉब्लम्स हैज वेल, ठीक है। तो इसमें एडिटोरियल आया था कि येट अनदर राउंड ऑफ एस्केलेशन ऑफ वायलेंस इन मणिपुर हैज़ रिपोर्टेडली रेड टू द चीफ मिनिस्टर। दूसरा राउंड अभी मणिपुर वायलेंस क्राइसिस का शुरू हो रहा है, जो कि लेड हुआ है चीफ मिनिस्टर को। तो इस टाइम जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का है उनको टू सपोज इनोवेशन ऑफ आर्टिकल 335, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आर्टिकल 335 के तहत स्टेट को प्रोटेक्ट कर सकता है अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। एंड द बेसिक ऑफ स्पेशल प्रोविजन क्या क्या है? डाइवर्सिटी मैनेजमेंट इज अ यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो डाइवर्सिटी मैनेजमेंट है वो एक यूनिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इन कीपिंग विद द यूनिक प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट स्टेट। जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं डिफरेंट स्टेट के, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक यूनिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पास, ठीक है। नॉट जस्ट अर्सवाइल जम्मू एंड कश्मीर, सेवरल अदर स्टेट्स सच एज महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश वॉज कंसाइडर्ड इंटिल्टेड टू स्पेशल प्रोविजन। जैसे 10th शेड्यूल में हमारा स्पेशल प्रोविजन दिया गया है ना बहुत सारे स्टेट को, तो उनके डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजन दिए गए हैं, जो कि गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा, डाइवर्सिटी उनका मैनेज करना होगा, ठीक है। जैसे कि द एक्सेशन ऑफ सिक्किम टू इंडिया इन 1975 लेड टू द इंक्लूजन ऑफ आर्टिकल 371F। ये 371F आर्टिकल जो आई थी वो सिक्किम को एक्सेशन में आई थी, तो उनके डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए ये प्रोविज़न आई थी, ताकि अदर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं बाहर की कंट्रीज़ में वो यहाँ पे नहीं हो पाए, ठीक है। जैसे कि हम उसमें बताते हैं नैम, एक निमोनिक है नैम एज मैजिक, ठीक है। इससे नागालैंड को स्पेशल प्रोविज़न मिलती है। एक मिनट रुको आप। जैसे स्पेशल प्रोविज़न स्टेट्स कैसे मिलते हैं, तो ABCDEF, ठीक है। एंड आर्टिकल 371 के अंदर स्पेशल प्रोविज़न मिलता है, ठीक है। जैसे कि 371 में महाराष्ट्र एंड गुजरात को दिया गया है, महाराष्ट्र एंड गुजरात को, एंड 371 में दिया गया है नागालैंड को, बी में दिया गया असम को, MC में दिया गया है मणिपुर को, D में दिया गया है आंध्रा एंड तेलंगाना को, E में दिया गया है आंध्र प्रदेश के सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेशन को, एडमिनिस्ट्रेशन। F में दिया गया है सिक्किम को, G में, H में एंड I में। G में दिया गया है मेघालय को, H में दिया गया है
अरुणाचल को, आई में दिया गया है गोवा को, एंड जी एंड जे में दिया गया है कर्नाटका को। ठीक है, तो ये आर्टिकल 371 में इतने प्रोविजन दिए गए हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को, जो कि हेल्प करता है डाइवर्सिटी को मैनेज करने में एंड क्राइसिस को भी मैनेज करने में। ठीक है, एंड जैसे कि द केस ऑफ त्रिपुरा स्टार्ट हुई थी हमारी, त्रिपुरा इमर्ज एज एग्जाम्पल ऑफ पीस ब्रोकन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन एट द हाइट ऑफ इंसर्जेंसी मूवमेंट। त्रिपुरा जो है वो एग्जाम्पल सेट करता है, पीस ब्रोकन हुई थी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इंसर्जेंसी मूवमेंट के बावजूद। ठीक है, द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया बाय डिवॉल्विंग पावर टू डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल। जैसे कि 6th शेड्यूल में हमारा एरिया है, कौन कौन सा है? एटीएम विदाउट मनी, असम, त्रिपुरा, मणिपुर नहीं, मेघालय एंड मिजोरम। ओके, ये 4 स्टेट है हमारे 6th शेड्यूल में। तो उनको प्रोविजन मिला है कि वो डेवलपिंग पावर डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल द्वारा विच पावर टू मेक लॉ ऑन वेरियस एरिया सच एज एजुकेशन, सोशल कस्टम, एलिनेशन ऑफ लैंड एंड यूजेज ऑफ फॉरेस्ट। हाउएवर द 6th शेड्यूल वाज नॉट मेड एप्लीकेबल टू त्रिपुरा अंटिल 1984। 1984 से पहले 6th शेड्यूल एप्लीकेबल नहीं थी त्रिपुरा के। बाय वर्च्यू ऑफ 49th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द प्रोविजन ऑफ 6th शेड्यूल वाज मेड एप्लीकेबल टू द ट्राइबल एरियाज ऑफ त्रिपुरा। 49th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो 6th शेड्यूल थी वो हमें मिल गई त्रिपुरा के लिए। ओके, तो इस आर्टिकल से आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे इंडियन स्टेट हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन उसे प्रोटेक्ट करता है डाइवर्सिटी को मैनेज करने में, क्राइसिस को मैनेज करने में। जैसे कि इस 5th शेड्यूल अपना एरिया हो गया, 10 स्टेट्स हैं उसमें, 6th शेड्यूल एरिया हो गया, 4 स्टेट्स हैं उसमें। तो उसमें अपने गवर्नमेंट की अच्छी रोल है एंड इवन 6th शेड्यूल एरियाज में वहाँ के पीपल को ज़्यादा पावर दी गई है एज कम्पेयर टू 5th शेड्यूल एरिया। ठीक है, तो आज आप लक्ष्मीकांत जाएंगे, देखेंगे एंड इसमें पढ़ेंगे स्पेशल कैटेगरी में आर्टिकल 371 से, एंड इसकी एक निमोनिक है नैम एस मैजिक। ओके, इससे आपको ये याद होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू।